हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और केमिस्ट्री में आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्टिंग किया था, जिसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो सभी लोग फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देख लेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको जो दी जा रही है वो एनईपी के अकॉर्डिंग है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान जो आपका नया शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था, जिसके तहत आप लोग 2021 और 22 के मध्य से सेमेस्टर वाइज प्रणाली के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो क्लास की टाइमिंग रहेगी यूट्यूब पर डेली आपकी 8 बजे क्लास चलेगी। अब केमिस्ट्री की, जूलॉजी और बॉटनी की क्लास आपको रोज़ रात 9 बजे मिलेगी, जिसमें जो हमारे स्टूडेंट हैं मैथ और फिजिक्स के, उनको सुबह 7 बजे मैथ की क्लास मिलेगी, जिसमें 3 दिन आप मैथ पढ़ेंगे और 3 दिन आप फिजिक्स पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जो आपका पेपर टाइटल है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक, फोर्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री का, वो है क्वांटम मैकेनिक्स और एनालिटिकल टेक्निक, जिसमें पार्ट ए में आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, पार्ट बी जो आपकी रहेगी वो है एनालिटिकल टेक्निक। तो हमने फर्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट कर दी है और जो आपकी पहली यूनिट है उसका नाम है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। ये आपकी पहली यूनिट है, जिसमें हमने चर्चा किया था इस पहले क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने बता दिया था कि पूरे यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन सी जो टॉपिक्स हैं उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो वो मैंने बता दिया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज का जो फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव, जिसमें आज हम कौन कौन सा टॉपिक का डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, यानी कि जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है वो क्या है। इसी में हम चर्चा करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में, और बोर हाइपोथेसिस जो एटम है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डी ब्रॉगली मैटर वेव के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आखिर में क्या है। आपके चैप्टर का नाम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव, अब इसके जो इसकी पूरी कहानी है, पूरी थ्योरी है, इसके बेसिक के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। अगर आप इसके बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे, इसके बारे में नहीं जानेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इक्वेशन आया क्यों। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो प्रपोज किया था वो किसने किया था? वो डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने सन 1803 में एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल यानी कण से मिलकर बने होते हैं, और जो ये छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको परमाणु कहा जाता है, ठीक है। और जो परमाणु होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम एटम कहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद और रिसर्च हुए, बहुत सारे रिसर्च हुए और बहुत सारे वैज्ञानिक हुए या रसायनज्ञ हुए, जिन्होंने डाल्टन की जो थ्योरी दी गई थी, कब की थी डाल्टन की थ्योरी? 1803 में डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी को क्या कर दिया उन्होंने? गलत साबित कर दिया। अब उन्होंने गलत साबित कर दिया कि ये थ्योरी जो है ये गलत है, और क्या किया कि नए नए खोज या नए नए एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या किया कि अलग अलग थ्योरी प्रपोज की। ये बात है लगभग 20वीं शताब्दी के लगभग की, ठीक है। तब क्या हुआ कि दो वैज्ञानिक, एक थे जे थॉमसन, ठीक है, एक क्या थे? जे थॉमसन और दूसरे रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड और जे थॉमसन ने क्या किया? अपने रिसर्च के बाद इन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं, ठीक है, परमाणु ये पदार्थ से तो मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये पदार्थ से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन जो ये परमाणु होते हैं इनके अंदर भी, परमाणु के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो जो ये परमाणु है, ठीक है, परमाणु
अब इसमें छोटे छोटे कौन से कण पाए जाते हैं, अब ये जानना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं नाभिक। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने बताया, रदरफोर्ड जी ने क्या कहा कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स इसमें क्या पाए जाते हैं। अब ये छोटे छोटे कण कौन से हैं? ये छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? परमाणु के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये आपका न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि जो डाल्टन साहब थे उन्होंने ये बताया था कि जो पदार्थ हैं, जो मैटर हैं, वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, और छोटे छोटे कण जो हैं वो क्या बनते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या किया गया कि इस एक्सपेरिमेंट को जिन्होंने थ्योरी दिया उसको गलत साबित कर दिया। किसने गलत साबित कर दिया? जे थॉमसन और रदरफोर्ड जी ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो परमाणु होते हैं वो पदार्थ से तो मिलकर बने हैं, ये तो उन्होंने कहा सही है, लेकिन जो परमाणु होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। अब वो कौन से कण हैं जो पाए जाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि नाभिक के अंतर्गत क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं परमाणु के चारों ओर। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया। तो इस प्रकार से नए नए एक्सपेरिमेंट होते गए और अलग अलग साइंटिस्ट आते गए जो उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी। अब आपने पढ़ लिया एटॉमिक थ्योरी, इसी के अंतर्गत आपको वेव थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? वेव थ्योरी। ठीक है, ये वेव थ्योरी क्या है? फिर आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, और तीसरी थ्योरी आप पढ़ेंगे डुअल नेचर। ओके, तो इतनी बात आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि जो आपका आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव है, यानी कि डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या कहता है, और डी ब्रॉगली जी ने कब इस इक्वेशन का प्रतिपादन किया, कब इन्होंने डी ब्रॉगली मैटर वेव का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों इनका जो पूरा नाम है वो लुईस डी ब्रॉगली है। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? लुईस, नोट करते रहिएगा आप लोग, लुईस डी ब्रॉगली। ठीक है, इन्होंने लुईस डी ब्रॉगली ने क्या किया कि सन 1924 में बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश जो सामान्यतः एक प्रकार का क्या है? तरंग है, ठीक उसी प्रकार कण की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यानी कि लुईस डी ब्रॉगली ने सन 1924 में ये बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश जो है वो सामान्यतः तरंग है, लेकिन ये कण की भांति व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है, ये सामान्यतः एक प्रकार का क्या है? कण है, लेकिन ये भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। ये किसने बताया? ये डी ब्रॉगली जी ने बताया। ठीक है, तो अब हम डी ब्रॉगली मैटर वेव को समझते हैं। अब कहानी आती है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव, यानी पदार्थ की दोहरी प्रकृति क्या है। तो पदार्थ की दोहरी प्रकृति को हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव। तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्या कहता है ये आप लोगों ने समझा। डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है ये कहता है कि जिस प्रकार से प्रकाश समानता तरंग है लेकिन वो कण की भांति व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो कि कण है लेकिन ये किसकी बात? तरंग की भांति ये व्यवहार करेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉगली मैटर वेव को समझना कि डी ब्रॉगली मैटर वेव क्या होता है। ठीक है, तो द डी ब्रॉगली इक्वेशन इज वन ऑफ द इक्वेशन दैट इज कॉमनली यूज टू डिफाइन द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली समीकरण उन समीकरण में से एक है जो आमतौर पर पदार्थ के तरंग के गुणों की परिभाषा या परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इट इज बेसिकली डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मूल रूप से इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का वर्णन करता है। ठीक है, अब आपको समझना होगा, यही आपकी पूरी कहानी है, केवल इतने में ही आपको डी ब्रॉगली का मैटर वेव समझना है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि डी ब्रॉगली इक्वेशन एक प्रकार का एक ऐसा इक्वेशन है जो आम तौर पर क्या करता है? ये पदार्थ के तरंग के गुणों की व्याख्या करता है। ठीक है, क्या किया जाता है? डिफाइन द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्रॉगली मैटर वेव क्या बताता है तो आप बताएंगे कि ये डिफाइन करता है वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
ठीक है। ये बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है किसके लिए, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 पॉइंट आपको अगर समझ में आ गई तो पूरा आपका ये थ्योरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि डी ब्रॉगली वेव मैटर क्या है, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है। ये सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि ये क्या करता है, पदार्थ के तरंग के गुणों की व्याख्या करता है, और ये मूल रूप से इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति को भी बताता है। क्या बताता है, आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव, ठीक है। आगे समझते हैं। Louis D. Broglie in his thesis suggests that any moving particle, whether microscopic and macroscopic, will be associated with a wave character. लुइस डी ब्रॉगली ने अपनी थीसिस में सुझाव दिया कि कोई भी जो गतिमान कण है, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो या फिर स्थूल हो, एक तरंग चरित्र की तरह जुड़ा होगा। इट वॉज कॉल्ड मैटर वेव। इसी को क्या कहते हैं, इसी को मैटर वेव कहते हैं, इसी को पदार्थ तरंग कहते हैं। ही फर्दर प्रपोज ए रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विथ द वेवलेंथ इफ द पार्टिकल हैड टू बिहेव एज ए वेव। उन्होंने आगे तरंग के साथ कण के वेग को संवेग के बीच एक संबंध प्रस्तावित किया कि यदि कण को तरंग के रूप में व्यवहार करना होगा तो वो क्या करेगा, वो पार्टिकल हैड टू बिहेव एज वेव, यानी कि तरंग के रूप में व्यवहार करेगा। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट करने का प्रयास करूँगा। देखिए दोस्तों, कहानी ये है कि लुइस डी ब्रॉगली क्या करते हैं, वो अपनी थीसिस के अनुसार, यानी अपनी थीसिस में एक सुझाव देते हैं। और सुझाव क्या देते हैं कि कोई भी गतिमान कण, कोई भी जैसे कि गतिमान कण है, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो या स्थूल हो, एक तरंग चरित्र यानी कि वेव कैरेक्टर की तरह क्या करेगा, जुड़ा होगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, मैटर वेव कहेंगे। ये कहानी इतनी समझ में आ गई। अब मैटर वेव किसे कहते हैं आपको पता चल गया। ही फर्दर प्रपोज्ड, यानी कि ये इन्होंने क्या किया कि तरंग के साथ साथ कण के वेग और संवेग के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया, यानी कि वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच में ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, प्रस्तावित किया यदि कोई भी कण है और वो मूल रूप से व्यवहार करता है तो वो किसकी तरह, एक वेव की तरह व्यवहार करेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे समझते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि जो डी ब्रॉगली मैटर वेव का डुअल नेचर है वो क्या कहता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव समझ लेते हैं, ठीक है। फिर आगे हम डेरिवेशन को समझेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ें, डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव, यानी कि जो पदार्थ की, समझ में आ रहा है सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी हमारे इस चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो पदार्थ की दोहरी प्रकृति ये क्या है। देखिए, पदार्थ की दोहरी प्रकृति जो है, इस धारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे कि सूक्ष्म कण की दोहरी प्रकृति तरंग जैसे कि कण होती है। जब इन कणों को तरंग जैसा माना जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये इनमें वो सभी गुण उत्पन्न हो जाएंगे जो कि एक तरंग में पाया जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। लाइक एज वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य, वेव एम्पलीट्यूड, और तरंग जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग आयाम, यानी कि ये इस प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझना है। तो ये डुअल नेचर कहता है। अब हम समझते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ को समझेंगे कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, और इसका ब्रॉगली का वेवलेंथ क्या है। इसको हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। वेरी लो मास पार्टिकल मूविंग एट स्पीड लेस दैट ऑफ द लाइट बिहेव लाइक ए पार्टिकल एंड वेव। बहुत कम द्रव्यमान वाले कण प्रकाश की गति से चलते हुए कण की तरंग की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। डी ब्रॉगली ड्राइव एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द मास ऑफ सच सिमिलर पार्टिकल एंड ए वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने ऐसे छोटे कणों के द्रव्यमान को इसकी तरंग दैर्ध्य से प्रस्तावित या इसकी तरंग दैर्ध्य से संबंधित एक अभिव्यक्ति प्राप्त की थी। अब हम इनके इक्वेशन के बारे में समझेंगे। इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी या अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अनुसार हम क्या करेंगे, इस पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सभी लोग भाई जुड़ जाइए। तो प्लांक थ्योरी रेडिएशन
का जो समीकरण है वो है ई बराबर एच अपान म्यू। ठीक है, ये समीकरण है, इसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे, इस थ्योरी का डेरिवेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन ई इक्वल टू एच म्यू, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, जहाँ पर ई क्या है, वेयर एच इक्वल टू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, एंड म्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है। ओके, चलिए अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ऑफ मास एनर्जी रिलेशन, यानी कि आइंस्टीन के मास एनर्जी का रिलेशन के द्वारा हम स्थापित करेंगे। इसका जो समीकरण है वो है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फर्स्ट और 2 को इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, सभी लोग जल्दी से बताइए। पहला समीकरण जो कि क्वांटम थ्योरी से लिया गया है, क्वांटम थ्योरी यानी कि इक्वल टू एच अपान म्यू। ठीक है, जहाँ पर एच क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसे प्लैंक स्थिरांक कहते हैं, और जो आपका म्यू है ये है विकिरण की आवृत्ति है। ओके, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, यानी कि इन दोनों जो आपके इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसको एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच बी। ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करने के बाद में एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच बी आएगा। ओके, तो अब हम इसे लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। अब ये एच सी अपान लेमडा क्यों आएगा, क्योंकि सी इक्वल टू म्यू लेमडा लिख सकते हैं, या हम इसे लिखते हैं लेमडा अपान सी इक्वल टू म्यू इक्वल टू सी अपान 1 अपान लेमडा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एम सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच सी अपान लेमडा हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसका एलिमिनेशन करेंगे, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी। ठीक है, क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी, ये इक्वेशन आपका 3 हो जाएगा, और यही आपका क्या है दोस्तों, यही आपका डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन। ओके, फिर आगे हम देखते हैं, आगे समझने का प्रयास करेंगे। लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। अब ये पी क्या है, यहाँ पर एम सी की जगह पर हमने पी रखा। अब पी क्या है, वेयर पी इज मोमेंटम ऑफ फोटान। पी जो है ये मोमेंटम ऑफ फोटान है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। ओके, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 द एक्सप्रेशन फॉर मैटर वेव कैन बी रिटन एज। सिमिलरली इक्वेशन 3 को हम किस प्रकार से एक्सप्रेशन करेंगे, और मैटर वेव के लिए किस प्रकार से इसे लिखते हैं, किसके लिए, मैटर वेव के लिए किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी इक्वल टू एच अपान पी। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के लिए है, किसके लिए है, माफ करिएगा मैटर वेव के लिए हम इक्वेशन जो तैयार करेंगे वो लिखेंगे एच इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, जिससे हम लिख सकते हैं एच अपान पी। एम बी की जगह पर पी लिखेंगे, पी जो है ये क्या करता है, पी दर्शाता है, पी द मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। यहाँ पर जो पी है वो क्या डिफाइन करता है, वो बताता है पी द मोमेंटम ऑफ, पी इज़ मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल। ओके, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे अभी का इस इक्वेशन में जो हमने सॉल्व किया, तो आपका जो चौथा इक्वेशन आया वो क्या आया, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, जिससे हम एच अपान पी, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच अपान पी लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर पी क्या है, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मूविंग पार्टिकल के लिए इक्वेशन क्या होगा, डी ब्रॉगली का मूविंग पार्टिकल के लिए इक्वेशन, तो आप बताएंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि जो आपका इक्वेशन आया डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्या है, तो आप बताएंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम सी। ये आपका क्या है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। ठीक है, अब हम समझेंगे डी ब्रॉगली का इक्वेशन किसके लिए, वेवलेंथ इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ समझेंगे किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, किस प्रकार से हम इसको अभ्यक्त करते हैं, किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर आपका जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें क्या करेंगे, उसमें एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर के इक्वल टू हो जाएगा, के इक्वल टू, अब जो इक्वेशन आपका चौथा इक्वेशन था वो था लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हम इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसके इक्वेशन को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 2m और k इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m लिखेंगे। p स्क्वायर कहाँ से आया, यानी कि mb, जो mb इक्वल टू हमने p माना था, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। mb का स्क्वायर दिया गया तो यहाँ पर p स्क्वायर और नीचे क्या था 2m, तो k इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m आ जाएगा, ठीक है। अब p का जो वैल्यू है वो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी अंडर रूट 2m कैपिटल K, ये है p की वैल्यू। अब p की वैल्यू क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस इक्वेशन में, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आपका क्या था, लैम्डा इक्वल टू h अपान p में अब क्या करेंगे, हम इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे p की वैल्यू की। तो जो p की वैल्यू है वो क्या आई, p की वैल्यू जो है वो है p इक्वल टू अंडर रूट 2m कैपिटल K, ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा वहीं पर रहेगा, p की केवल वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो h अपान चौथा इक्वेशन जो है आपका वो है लैम्डा इक्वल टू h अपान p, तो h ऐसे ही रहेगा अपान अंडर रूट 2mk, ठीक है। p की जगह पर क्या आ जाएगा, 2mk आ जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। और ये इक्वेशन नंबर 5 किसके लिए आया है, ये इक्वेशन नंबर 5 जो है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके टर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रॉगली का इक्वेशन आप बताइए, तो जो इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, सभी लोग जल्दी से बताइए। तो वो इक्वेशन आएगा दोस्तों लैम्डा इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2m कैपिटल K, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हम डिस्कस करते हैं किसके लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ समझेंगे किसके लिए, फॉर ए चार्ज पार्टिकल के लिए। किसी चार्ज पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ है वो क्या आएगा। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज क्या होता है, k इक्वल टू क्यू बी, k इक्वल टू क्यू बी होता है, ठीक है। ये किसके लिए है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ चार्ज पार्टिकल के लिए। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 आपका क्या आया था, इक्वेशन नंबर 5 जो आपका था वो था लैम्डा इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2m कैपिटल K। अब इसमें k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो k की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपान 2m और क्यू बी हो जाएगा, यानी कि k की जगह पर हमें क्या रख देना है, क्यू वी रख देना है, ठीक है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 5। तो लैम्डा इक्वल टू h अपान 2m क्यू, ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। और ये इक्वेशन नंबर 6 किसके लिए है, ये चार्ज पार्टिकल के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव फॉर ए चार्ज पार्टिकल क्या होगा इक्वेशन, तो आप बताएंगे लैम्डा इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2m आएगा, ठीक है। यहाँ पर k हट जाएगा और k क्यू आया, ये किसके लिए वैल्यू है, ये वैल्यू जो दी गई है ये एक चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा, k इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ समझेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन जो होती है वो k इक्वल टू ई बी होती है, क्या होती है, k इक्वल टू ई बी होती है। तो हम फिर पाँचवें जो आपका पाँचवा इक्वेशन है उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू। इफ़ द रिलेटिव वेरिफिकेशन ऑफ मास विथ ए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर देन m इक्वल टू एम नॉट वेवलेंथ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, m की जगह पर m नॉट कर देंगे, ठीक है। m नॉट जो है वो वेवलेंथ आएगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू h अपान 2m नॉट ई बी रख देंगे। अभी तक क्या था, इसके पहले जो चार्ज पार्टिकल के लिए था वो था लैम्डा इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2m क्यू बी था। लेकिन अब यहाँ पर m की जगह पर m नॉट करेंगे और क्यू बी की जगह पर ई बी करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप बताएंगे लैम्डा इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2m नॉट ई क्यू, ओके। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
और जब आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा डी ब्रॉगली का, ये पूरा ठीक इसी प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग आपको देना पड़ेगा। सो वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज नॉन रिलेटिव केस। ओके, तो ये आपका डी ब्रॉगली का पूरा डेरिवेशन था जो मैंने बताया। अब हमें एक लास्ट में आपको एक और बताऊंगा जो कि है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ए पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम से भी पूछ लिया जाए, कभी कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है थर्मल इक्विलिब्रियम, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये चारों आपको इक्वेशन देने होंगे, चारों डेरिवेशन करने होंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के टर्म में क्या होगा, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन द थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट T। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k = 3/2 kT हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, पांचवें इक्वेशन में फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है k, यहाँ पर जो k दिया गया है वो बोल्टमान कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे k जो है यहाँ पर वो बोल्टमान कांस्टेंट है। और पांचवी जब आपके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा लैम्डा = h/√2m, और यहाँ पर जो k की वैल्यू थी वो हो जाएगी 3/2 kT। ओके, ये आपकी हो जाएगी। ये कांस्टेंट किसके लिए है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए है, पार्टिकल थर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। जब भी इक्वेशन पूछा जाए डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ए पार्टिकल इन द टर्म ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में जब भी पूछा जाएगा तो इसका इक्वेशन जो आएगा वो आएगा लैम्डा। अब यहाँ पर चेंज आपको याद जो रखना है वो इक्वेशन नंबर 5, पाँचवा इक्वेशन आपका ध्यान रखिए, लैम्डा = h/√2m³। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी की वैल्यू हमेशा 2m यहीं पर रहेगा, यहाँ पर qv की वैल्यू क्या होगी, हमेशा चेंज होती जाएगी और आप लिखते चले जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखेंगे। चौथा इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप आप तैयार करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा डेरिवेशन। अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव की प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। ओके दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई, पूरा का पूरा डेरिवेशन। एक बार इस वीडियो को क्लास के बाद में पुनः एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए इसी प्रकार से ठीक मैंने इसीलिए जो आपको PDF बने बनाया, जो आपको बताया है वो स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि आपके समझ में आए कि आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सेकंड कौन सा इक्वेशन है। अगर आपसे पूछ ले चार्ज पार्टिकल के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ ले, या एक थर्मल इक्विलिब्रियम के टर्म में पूछ ले तो आप बता पाएँ। ओके, चलिए अब हम प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव्स। मैटर वेव्स आर जनरेटेड ओनली इफ़ द मटेरियल्स पार्टिकल आर इन मोशन। दोस्तों, पदार्थ तरंग तभी उत्पन्न होगी जब पदार्थ के जो कण होंगे वो क्या करेंगे, गति करेंगे। मैटर वेव आर जनरेटेड ओनली, यानी कि मैटर वेव जो हैं वो तब जनरेट होंगे केवल और केवल जब पदार्थ के कण क्या करेंगे, आपस में मोशन करेंगे, यानी कि गति करेंगे। ये पहला आपका प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज ये कहती है कि मैटर वेव इज प्रोड्यूस वेदर द पार्टिकल आर चार्ज ऑन और अनचेंज, यानी कि चेंज एंड अनचेंज। ठीक है, पदार्थ तरंग तभी उत्पन्न होगा, मैटर वेव आर प्रोड्यूस तभी उत्पन्न होगा वेदर द पार्टिकल आर चार्ज और अनचार्ज। ठीक है, यानी कि जब पदार्थ तरंग तभी उत्पन्न होगा जब कण आवेशित हो या फिर अपरिवर्तित हो, तभी मैटर वेव उत्पन्न होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है द वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव इज कांस्टेंट, इट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल्स, यानी कि पदार्थ तरंग का वेग स्थिर है और ये भौतिक कणों के वेग पर निर्भर करता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चौथी प्रॉपर्टी जो है वो बताती है फॉर द वेलोसिटी ऑफ ए गिवन पार्टिकल द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव विल बी सॉर्टेड फॉर ए पार्टिकल ऑफ चार्ज मास ऑफ वाइस वर्सा। फॉर द वेलोसिटी, यानी कि किसी दिए गए कण के वेग के लिए जो पदार्थ है, जो मैटर है, ठीक है, वो तरंग की तरह व्यवहार करेगा और तरंग दर उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके क्या करेगी, विपरीत होगी। ठीक है, ये आपका चौथा कहता है, चौथा जो आपका प्रॉपर्टीज है ये बताता है कि पदार्थ तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करेंगी। ठीक है, और तरंग दर इसकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, शॉर्ट फॉर ए पार्टिकल लार्ज मास एंड वाइस वर्सा की तरह। ओके,
पांचवा आपका जो है प्रॉपर्टीज़, वो कहता है द मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैटर वेव हैं, जो पदार्थ तरंग हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार नहीं करते, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, यानी पदार्थ तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हैं। ठीक है। छठवा कहता है द स्पीड ऑफ मैटर वेव इज जनरेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। पदार्थ तरंग की गति प्रकाश के गति से अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, जो पदार्थ तरंग है उसकी जो गति होती है वो प्रकाश की गति से अधिक होती है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज बताती है। तो आज की इस क्लास में हमने कम्प्लीटली आपको बताया। पहला तो हमने बेसिक से समझा, डी ब्रॉगली इक्वेशन को, डेरिवेशन को हमने समझा, और तीसरा हमने समझा प्रॉपर्टीज को। ओके, तो आज का ये लेसन जो था, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव, जो हमने अच्छे से समझा दिया है। ये इक्वेशन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, कंप्लीटली आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, और प्रॉपर्टीज भी, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये पूछा जाएगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ये आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक, और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो प्रीवियस क्लास हैं उनके भी आपको PDF वहाँ पर प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये क्लास आज की कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब रेगुलरली आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आज से स्टार्ट हो गई है। अब क्लास आपकी डेली संचालित होगी। सेकंड सेमेस्टर के जो भी हमारे छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए भी क्लास कल से संचालित होगी रेगुलरली। ओके, टाइमिंग आपको पता है, जो सेकंड सेमेस्टर के क्लास होगी सेकंड सेमेस्टर की, वो होगी 6 बजे और 7 बजे शाम को। फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्लास आपकी 8 बजे और 9 बजे संचालित की जाएगी। ओके, तो सभी लोग से निवेदन है, वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।